भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी की गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए चला रहा था, जिसमें दो वीडियो यानी कि हम दो वीडियोस में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी जो चौथी वीडियो थी, तो सुबह मैंने देखा उसकी फाइल जो है करप्ट हो चुकी थी, तो वो क्वेश्चंस नहीं निकले। लेकिन उसके बाद वाली जो फाइल है वो वहाँ पर मुझे क्वेश्चंस मिल गए, तो आगे के जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको करवा देता हूँ। और इसके अलावा आप में से कई सारे बच्चों ने नीचे कमेंट्स करके बताया कि सर बाल विकास की यानी कि सीडीपी की क्लास रन करिए और मैथ्स की रन करिए। तो आपको पता ही होगा दीपक सर आपके लिए मैथ्स की क्लास चला रहे हैं। इसके अलावा ईवीएस की क्लास भी वो आपके लिए चला रहे हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो तक हम ईवीएस को समाप्त कर देंगे। कल के लिए कल जो आपको वीडियो आएगी, या फिर आपके लिए बाल विकास की वीडियो आएगी, या फिर देखते हैं प्रैक्टिस आएगी, या फिर आपको थ्योरी करवाई जाए। मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा दीपक सर से। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के जो टॉप 50 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लेंगे, पूरा इस वीडियो तक खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पूरी ईवीएस की जो प्लेलिस्ट है वो आप जरूर देखना। उसमें आपका एमपी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए कंटेंट का कोर्स मैंने करवा रखा है, उसमें आपकी थीम भी मैंने करवा रखी है। इसके अलावा आपके सीटेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं। तो प्लेलिस्ट आप ईवीएस की जरूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का। अच्छा, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपको पता ही है। हर जगह आपको सर्च करना है डी के गुप्ता 1122, चाहे वो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहें आप, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर। इसके अलावा जहां से आप अपना व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, वहां पर आप सर्च करेंगे डी के अकेडमी, तो हमारा ऑफिशियल ऐप आ जाएगा। और हमारे उस ऑफिशियल ऐप में आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। अच्छा, मैं आपको पिछले वाले प्रश्न जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे वो समझा देता हूं। एक तो 30 वाला क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या है। तो कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि इसका आंसर है वो पहला होगा या फिर तीसरा होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों को सुसंगठित करना कट गया था और ये कट गया, तो और ये भी लगभग आंसर नहीं है। तो इसमें यह था कि पहले से योजना बनाई जाए टीचिंग करने से पहले, या फिर पहले बच्चों की पृष्ठभूमि जानी जाए। अब देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर पूछा गया है कि शिक्षण का पहला चरण क्या है। तो अगर नॉर्मल वे में अगर पूछी जाए, पेडागोजिकल क्वेश्चंस में नॉर्मल वे में पूछी जाए, तो हो सकता है आपका पृष्ठभूमि जानना। यहां पर आपका जो आंसर है पहले से योजना बनाना ही होगा। वो इसलिए होगा कि जब आप पहले से योजना बना लोगे उसके बाद ही तो शिक्षक जो विद्यार्थी हैं उनकी पृष्ठभूमि जानोगे। तो आपने जो प्लान बनाया, यहाँ पर पाठ्य योजना से मतलब नहीं है, यहाँ पर प्लान से मतलब है। एक प्लान बनाया गया है कि किस तरह बच्चों को आपको पढ़ाना है, और उस प्लान के अंतर्गत ही आप बच्चों की पृष्ठभूमि जान सकते हो, है ना। तो पहला स्टेप आपका योजना बनाना ही होगा। 30 वाले का हो जाएगा ए। अब आपका एक क्वेश्चन और था, हाँ एक ये था क्वेश्चन ऑफ द डे कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो कुछ विद्यार्थियों ने यहां पर लगाया था कि बेरोजगारी। अब देखिए, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन। और एक चीज आप याद रखना कि आपको ये जो प्रश्न है ना, पर्यावरण अध्ययन में मिले तो पर्यावरण अध्ययन में लगाना, आपको ये कहीं हिंदी में मिल जाए तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में लगाना। तो आप ये समझ जाइए कि ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के सेक्शन में ये आपको मिल रहा है, तो पर्यावरण अध्ययन ही, पर्यावरण प्रदूषण ही सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण से ही तो हम हैं और हमसे पर्यावरण है। वो बात अलग है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने की बोलते हैं क्योंकि रोजगारी नहीं है। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। आपको पता ही होगा, लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने, 2.5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको सैलरी मिलती थी हर महीने, सैलरी बेस्ड जो लोग थे उनकी नौकरी चली गई है। इसके अलावा जितने भी बिजनेस हैं सारे खत्म हो चुके हैं। पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। तो केवल जो जनरल स्टोर वाले हैं, वैसी चीजें हैं, जरूरत की सामान है, केवल वो चल रहे हैं अभी। तो बेरोजगारी समस्या है बोलेंगे, लेकिन यहां पर आंसर आपको पर्यावरण प्रदूषण ही लगाना है। पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक प्रश्न में आप कंफ्यूज थे कि आपने ये था कि सबसे अधिक टीचर को कब खुशी होगी कि उसके बच्चे क्या करें। तो ध्यानपूर्वक यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको ये आंसर हो सकता है, दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको ये भी आंसर हो सकता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, 5-6 स्टूडेंट्स के आंसर इसका डी होगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने इस पर और विचार किया। इसमें देखा कि टीचिंग के समय जब कोई बालक प्रश्न पूछता है तो टीचर को ज्यादा प्रसन्नता होती है, ये भी आंसर है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ये है नहीं कि ये आंसर नहीं होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ, और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी, पर्यावरण के यानी कि प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय, या फिर ये सभी। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 41 वाले का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। जब आप पर्यावरण की शिक्षा पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसके महत्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी और प्रदूषण की भी जानकारी मिलेगी और उससे बचने के उपाय भी आप जानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप पर्यावरण शिक्षा पढ़ रहे हो, उसमें प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया लेकिन उसको रोकने के उपाय नहीं पढ़ोगे। बिल्कुल पढ़ोगे, सारी चीजें होती हैं। इस वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण संबंधी कौन सी समस्याएं आती हैं? शिक्षक का व्यक्तित्व, त्रुटिपूर्ण शिक्षक पद्धति, नीरस अध्ययन, या फिर ये सभी। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो शिक्षक का जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो एक समस्या आ सकती है। तो बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। बच्चे का जैसा टीचर का पर्सनैलिटी होगी वैसा ही बच्चे का पर्सनैलिटी बनेगा। तो यहाँ पर ये समस्या आ सकती है। त्रुटिपूर्ण शिक्षक पद्धति, कोई टीचर त्रुटिपूर्ण से शिक्षा से पढ़ा रहा है तो ये भी समस्या आ सकती है। नीरस अध्ययन, यानी कि जो स्टडी अध्ययन हो रहा है वो कैसा है? एकदम नीरस है। उसमें बच्चे एकदम टीचर पढ़ाते पढ़ाते सो गए, बच्चे सो गए हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नीरस है। नीरस बोलते हैं बोरिंग को, बिल्कुल ही बोरिंग स्टडी चल रही है। तो ये भी एक समस्या है। इस वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अगला देखिए, किसी बालक द्वारा प्रतिदिन गृह कार्य न करके लाने का क्या कारण हो सकता है? कोई स्टूडेंट है, डेली अपना होमवर्क करके नहीं लाता है, तो इस चीज का क्या कारण है? गृह कार्य अधिक मात्रा में, गृह कार्य अस्पष्ट या बिना अभ्यास कराए, समय का अभाव होने के कारण, या फिर ये सभी। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 43 वाले का यानी कि 43वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्या कारण हो सकता है कि जो बच्चा है वो होमवर्क करके गृह कार्य करके नहीं ला रहा है? तो अधिक मात्रा में उसको गृह कार्य दिया गया है, या फिर ये हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। गृह कार्य जो है अस्पष्ट है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, या फिर बिना अभ्यास कराए आपने उसको गृह कार्य दे दिया, तो ये भी हो सकता है कारण। समय का अभाव होने के पास, उसके पास कोई समय नहीं है, या फिर यानी कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हमें नेगेटिव नहीं सोचना है बच्चे को। बच्चे के पास समय नहीं है तो ये भी एक कारण हो सकता है। हो सकता है बच्चा घर के कामों में लगा हो सकता है बच्चा बाल मजदूरी कर रहा हो। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ये सभी कारण हो सकते हैं कि बच्चा क्या है, गृह कार्य करके नहीं ला रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा चल रही है तो एक टीचर के सामने कौन कौन सी समस्याएं आएंगी? बालकों में अनुशासनहीनता, गृह कार्य न करके लाना, कक्षा से भाग जाना, या फिर ये सभी। तो चलिए आंसर बताइए नीचे कमेंट्स करके। 44 वाले का आंसर क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, अध्यापक के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं? बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। कक्षा से बच्चे भाग जाते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है टीचर के सामने। वो होमवर्क करके नहीं लाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। और बच्चे अनुशासनहीनता दिखाते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो सारी की सारी प्रॉब्लम है। और 44 वाले का भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष, या फिर शिक्षण विधि। ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो गया है, इससे पहली वीडियो में मैं आपको कराया था। ये आपको आंसर पता ही है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्लासरूम से कोई मतलब नहीं होता है। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, या फिर पेड़ पौधों के नीचे बैठकर पढ़ाई होती थी, और अभी भी आप कहीं पर भी पढ़ लेते हो। मैंने आपको बताया था कि आप ट्रैवल कर रहे हो फिर भी आप ऑनलाइन क्लास ले लेते हो। अभी आप जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में हो, आप अपने बेडरूम में हो सकते हैं और ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो कक्षा कक्ष की कोई जरूरत नहीं होती। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चीजें होती हैं उसमें। एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी, और एक होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में आ जाता है आपकी शिक्षण विधि, यानी कि जिस तरह से मैं आपको शिक्षण विधि के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इंपॉर्टेंट हूं, है ना। तो 45 वाली का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। सतत और व्यापक आकलन करते समय आप किसे उच्च स्तर पर रखेंगे? श्रुतलेख को, सुलेख लिखने को, बालकों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को, या फिर लिखित प्रश्न
बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 46 वाले का आंसर क्या होगा? सतत और व्यापक आकलन करते समय आप किस चीज को सबसे ऊपर रखेंगे? इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप कौन से ऑप्शन को सबसे ऊपर रखेंगे? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। बालकों द्वारा विभिन्न संदर्भों में जो भाषा प्रयोग की क्षमता है, उससे ही सबसे बेहतर आकलन आप कर पाओगे बच्चे का, और यही सबसे इन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट तरीका है ना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को कितने सेमेस्टर में विभाजित किया है? ये प्रश्न भी पहले एग्जाम में आ चुका है और आपको पता ही है, हर बच्चे को पता रहता है, लेकिन मैंने रख लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा था। तो 2 सेमेस्टर होते हैं, आपको पता ही है, एक सत्र में 2 सेमेस्टर होते हैं, है ना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सेमेस्टर में होते हैं, है ना? याद रखेंगे। एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तकों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अनुसार कब संशोधित किया? देखिए, पहले जो पाठ्य पुस्तकें थी वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के अकॉर्डिंग नहीं थी। फिर इसके बाद कोई ऐसी सन है इसमें जिसके बाद जो एनसीईआरटी है उसने अपनी पुस्तकों में संशोधन किया, कई सारे चेंजेस किए और सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना के अनुसार उनको व्यवस्थित किया। तो बताइए ऐसा कब किया गया? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011? देखिए सन ऐसे लिखा जाता है, हमेशा याद रखना, सन ऐसे लिखा जाता है, ना कि एकदम जो थोड़ी सी वो होता है ना विसर्ग टाइप का, तो वो होता है ना के नीचे सन, ये आधा ना होता है ना, याद रखना। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये हुआ था 2011 में। 2000 के बाद कई सारे अमेंडमेंट पाठ्य पुस्तकों में किए गए थे एनसीईआरटी के अनुसार, जिसको पुस्तकों को व्यवस्थित किया गया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार, है ना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में सम्मिलित होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में सम्मिलित होना चाहिए, क्या सम्मिलित होना चाहिए? स्कूल का वातावरण, उपर्युक्त पाठ्यक्रम, बच्चों के अनुभव या फिर ये सभी? बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। पर्यावरण की पाठ्यचर्या जो करिकुलम है ईवीएस का, उसमें क्या शामिल होने चाहिए? अच्छा, एक इसमें और ये आता है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए एनसीएफ के अनुसार, तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। लगभग वही है जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पढ़ते हैं और जो हमने पेडागोजिकल क्वेश्चंस पढ़े थे, तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक बार और बना दूंगा कि आपका मैथ्स का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए एनसीईआरटी के अनुसार, आपका ईवीएस का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आपका बाल विकास यानी कि जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, सामाजिक विज्ञान है, तो उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अलग अलग विषयों के अलग अलग पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए ईवी जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर ये सभी अगर नहीं होता तो आंसर होता बच्चों के अनुभव। तो बच्चों के अनुभव तो होने ही चाहिए पाठ्यचर्या में, इसके अलावा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, स्कूल का जो वातावरण है वो भी शामिल होना चाहिए, वहां से भी बच्चे सारी कुछ सीखते हैं, इस वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, किस विधि में शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा छात्र पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं? ऐसा कौन सा विधि है शिक्षण की जिसमें टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? और एनसीएफ 2005 कहता भी है, एनसीएफ 2005 कहता भी है कि टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए, टीचर एक मार्गदर्शक होना चाहिए बच्चे के लिए, बच्चे का एक मित्र होना चाहिए। तो ये बात आप याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में या फिर पथ प्रदर्शक के रूप में बालक के लिए होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें टीचर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और बच्चे पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं? समस्या समाधान विधि, समस्या का समाधान किया जा रहा है तो इसमें तो टीचर भी क्रियाशील रहता है। अन्वेषण विधि यानी कि खोज विधि, भ्रमण विधि जो भ्रमण करवाया जा रहा है उसमें छात्र पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं, टीचर का कोई वो नहीं रहता, तो इसमें भी देखते हैं। सामूहिक परिचर्चा विधि। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि कल की वीडियो में अलग से दूसरा कोर्स शुरू होगा और जो ईवीएस का कोर्स है वो आपका समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर अभी क्या है, हम क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रखते हैं, लेकिन आप नीचे कमेंट्स जरूर करेंगे वीडियो के बाद और बताएंगे कि आपको कोर्स जो है ईवीएस का कोर्स है वो कैसा लगा और इसके बाद आप क्या चाहते हो। चलिए देखिए, भ्रमण विधि होगी तो उसमें टीचर क्रियाशील रहता है। भ्रमण विधि में टीचर ही इंस्ट्रक्ट करता है सारी चीजें कि ये करो, यहाँ जाना है, वहां जाना है। और
बच्चों का फायदा होता है, इससे पॉजिटिव है, लेकिन जो सामूहिक परिचर्चा होती है उसमें टीचर केवल क्या करता है, बच्चों को इंस्ट्रक्ट पहले कर देता है कि इस तरह से हम परिचर्चा करेंगे, वाद विवाद हम इस तरह से करेंगे, करना सब कुछ बच्चों को ही होता है। तो बच्चे पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं सामूहिक परिचर्चा विधि में, एक दूसरे से प्रश्न करेंगे, परिचर्चा करेंगे, है ना। तो यहां पर इसमें ये ऐसी विधि है सामूहिक परिचर्चा विधि जिसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं और टीचर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो 50 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यहां पर आपका जो ईवीएस का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, टॉप 50 जो क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर आपके लिए कल जो दूसरा कोर्स आएगा वो नया कोर्स आएगा। तो अभी हम क्या है, कल मिलेंगे आपसे वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं, आपके धन्यवाद।